नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के अंतर्गत गुणा और भाग से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। देखिए, गुणा के अंतर्गत हम समझेंगे सबसे पहले गुणा क्या है, गुणा के क्या क्या पद हैं और गुणा से संबंधित जो प्रगुण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम भाग के और भाग के पद के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कापी पेन उठा लीजिए और क्लास अच्छी लगे तो अपने अन्य साथियों में भी इसको शेयर करिए। देखिए, डीएलएड में आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना है, बेसिक से शुरुआत करनी है एकदम। तो इसमें सबसे पहले आप ये मत समझिए कि हमें गुणा पढ़ना है। हो सकता है आप गुणा के बारे में जानते हैं, गुणा कैसे करना है इसके बारे में भी आप जानते हैं, जो कि आप डीएलएड में हैं। लेकिन यह समझिए कि गुणा को अगर कोई कह दे कि परिभाषित करिए, तो आप परिभाषित करने में थोड़ा सा असहजता महसूस है कि गुणा कहते किसे हैं, कैसे इसको हम परिभाषित करें, कैसे इसको शब्दों की माला में पिरोएं कि गुणा किसे कहते हैं। तो यही चीज़ों को हमें समझना है। तो देखिए, गुणा क्या है? जब किसी एक संख्या में किसी अंक को बार बार जोड़ा जाता है तो इसी जोड़ने की प्रक्रिया को हम गुणा कहते हैं। सिंपल सी एकदम बात है, समझेंगे। कह रहा है कि जब किसी एक संख्या में, देखेंगे जैसे कि आपको कहना है कि 10 में 5 का गुणा करना है, ठीक है। तो संख्या है 10। अब इस 10 को कह रहा है कि जब किसी एक संख्या में किसी अंक को बार बार जोड़ा जाता है। अब देखिए, अंक है कि आपका 10 हो गया, यहाँ 10 10 10 और 10, 5 बार हो गया, ठीक है। उत्तर कितना मिला? उत्तर मिला 50। तो कह रहा है कि जब किसी एक संख्या में किसी अंक को बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है। देखिए, ये आपका संख्या है 10, 10 को कितनी बार जोड़ा गया? 5 बार जोड़ा गया है। तो ये जो 10 को 5 बार जोड़ा गया, इस संख्या को जो 5 बार हम जोड़ रहे हैं, यही 5 बार जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं गुणा। और इसी 5 बार जोड़ने की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो मान मिलता है उसको हम बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि जब किसी संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो इस बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम गुणा कहते हैं। सीधा नॉर्मल सी बात है कि जब किसी संख्या या किसी अंक को बार बार ये संख्या में किसी अंक को बार बार जोड़ा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि जब किसी संख्या में किसी अंक को बार बार हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो वह क्या होता है? बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा कहलाता है। अब देखिए, आगे बढ़ेंगे कि गुणा के पद कौन कौन से हैं। गुणा के पद, तो गुणा के पद की बात करें तो गुणा के 3 पद होते हैं। 3 पद, सबसे पहला है गुण, गुणक और गुणनफल। गुण क्या होता है इसको भी समझेंगे हम। देखिए, जिस राशि को बार बार जोड़ा जाता है, समझेंगे, जिस राशि को बार बार जोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गुण। यानी कि जैसे कि इसमें 10 का हमें 5 का गुणा करना था, तो किसको हम बार बार जोड़े हैं? 5 को तो जोड़े नहीं है बार बार, हम 10 को बार बार जोड़े हैं। तो 10 को जो बार बार हम जोड़ रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? गुण बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, एक अन्य शब्दों में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसमें गुणा किया जाता है, जिसमें गुणा किया जाता है। किसमें गुणा किया जा रहा है? 10 में गुणा किया जा रहा है। तो 10 में गुणा किया जा रहा है तो यह क्या हो गया? गुण हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? या एक तीसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं अपने हिसाब से कि जिस राशि का कई बार क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। जिस राशि का कई गुणा किया जाता है उसे हम गुण बोलते हैं। जिस राशि का कई गुणा किया, जैसे यहाँ पे 10 का 5 गुणा किया जा रहा है ना, तो किसका 5 गुणा किया जा रहा है? 10 का किया जा रहा है। तो 10 क्या है? 10 गुण है। तो जिसका कई गुणा किया जाए या जिसमें गुणा किया जाए या जिस राशि को बार बार जोड़ा जाए वह क्या है? वह गुण है। आगे परिभाषा है गुणक की। गुणक किसे कहते हैं? गुण में जिसका गुणा किया जाए, ठीक है, उसे हम गुणक बोलते हैं। ये नाम परिभाषा। गुण में जिसका गुणा किया जाए उसे हम गुणक बोलते हैं। या गुण का जितना गुणा किया जाए, गुण का जितना गुणा किया जाए उसे ही हम गुणक बोलते हैं। जैसे कि गुण 10 है, 10 का कितना गुणा करना है? 10 का 5 गुणा करना है, तो 5 क्या है? 5 गुणक है। ठीक है, दूसरी परिभाषा हो गई कि गुण का जितना गुणा किया जाए वह गुणक होता है। आगे है गुणनफल। गुणनफल देखिए, नॉर्मल सी बात है, दिख रहा है कि गुण और गुणक के गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, तो गुण का गुणक से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, आगे या दूसरी परिभाषा हमने शुरुआत में ही बता दिया। दूसरी परिभाषा हमने शुरुआत में यही बताया
कि जब ने कहा ना, जब किसी एक संख्या में किसी अंक को बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा कहलाती है। यानी कि जब किसी संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं, बार बार जोड़ने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम गुणनफल बोलते हैं। यह भी कर सकते हैं नॉर्मल सी भाषा में। आगे हम बात करेंगे कि गुणन प्रगुण क्या है। देखिए, गुणन प्रगुण मतलब गुणा से संबंधित कुछ प्रमेय हैं, कुछ निश्चित नियम हैं, उसे हम बोलते हैं गुणन प्रगुण। तो क्या है, सबसे पहला देखिए है क्रम विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, लेना देना। जैसे कि प्राचीन काल में जब सिक्के नहीं चलते थे, जब धन का प्रचलन नहीं था, तो लोग वस्तु को देते थे, वस्तु से दूसरी वस्तु लेते थे। जैसे मेरे पास 1 किलो प्याज है तो मैं आपको 1 किलो प्याज दिया, आप 1 किलो टमाटर हमें दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय होता था। तो उसी तरह क्रम विनिमय यानी क्रम का उलट फेर। तो कह रहा है कि ये नियम क्या कहता है, गुणन का क्रम विनिमय नियम यह कहता है। देखिए, हो सकता है यह चीज़ें आपके सिलेबस में ना हो या फिर किताबों में ना हो, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ आ गई है तो मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ने को मिले, लेकिन जब आ गई हैं चीज़ें तो उससे संबंधित पढ़ लीजिए। आगे देखेंगे तो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है। क्रम विनिमय नियम यही कहता है कि यदि a व b कोई 2 पूर्णांक हों तो इनका क्रम बदल करके गुणा करने पर भी मान एक ही प्राप्त होता है। जैसे कि हमने क्या किया, 2 गुणे 3 किया, 2 गुणे 3 करने मान कितना मिला, हमें 6 मिला। तो 3 का भी हम 2 में गुणा करेंगे तो भी मान में क्या मिलेगा, 6 ही प्राप्त होगा। यानी कि हमने संख्या को क्या कर दिया, हमने संख्याओं को उलटफेर कर दिया, 2 को आगे कर, 2 को पीछे कर दिया और 3 को आगे कर दिया, मान एक ही मिला। आगे है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण क्या कहता है कि किसी भी अगर पूर्ण संख्या में अगर शून्य का गुणा करते हैं तो जो मान मिलेगा वो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे कि हमने 0 में यहाँ पे 4 का गुणा किया है तो मान क्या मिला, हमें शून्य ही प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे गुणन का तत्समक अवयव क्या कहता है। गुणन का तत्समक अवयव यह कहता है कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो जो मान हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा, वह पूर्ण संख्या ही मिलेगी। जैसे कि 4 में 1 का हम गुणा किए तो उत्तर में क्या मिलेगा, यही पूर्ण संख्या ही उत्तर में प्राप्त होगी। अगला है गुणन का साहचर्य प्रगुण। गुणन का साहचर्य प्रगुण क्या है। गुणन का साहचर्य प्रगुण a और b और c को अगर 3 पूर्ण संख्या अगर मान लें तो गुणन का साहचर्य प्रगुण यह कहता है कि 2 संख्याओं का गुणा करने पर तीसरी संख्या से किया गया गुणा से प्राप्त मान पहली और तीसरी संख्या का गुणा करके दूसरी संख्या से किए गए गुणे के मान के बराबर होता है। जैसे एक नॉर्मल उदाहरण देखेंगे, a का मान मानते हैं 2 और b का मान मानते हैं 3 और यहाँ पे आगे है c का मान 4 और यहाँ देखिए a का मान कितना है, a का मान है 2, c का मान है कितना, c का मान है क्या कहते हैं 4 और b का मान कितने माने थे 3, ठीक 3। देखिए हमने कहा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और यहाँ थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और सेकेंड नंबर, ठीक है। तो 3 दूनी की 6 और 6 चौके 24। आगे यहाँ पे 4 दूनी की 8, 8 का 3 गुणा करेंगे 24। तो यही है कि प्रथम और द्वितीय संख्या का गुणा करके जब तृतीय संख्या से हम गुणा करते हैं तो जो प्राप्त मान होगा वह प्रथम और तृतीय संख्या के गुणनफल में द्वितीय संख्या के गुणा करने के बाद जो प्राप्त मान होगा वह दोनों मान बराबर आपस में होंगे। तो यही है गुणन का साहचर्य प्रगुण। अब आगे योग का वितरण प्रगुण। योग का वितरण प्रगुण क्या कहता है, इसके नाम है योग, योग मतलब जोड़ की बात होगी। तो योग का वितरण प्रगुण कहता है कि यदि a, b और c कोई 3 संख्याएं हैं, कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो हम पहली और दूसरी संख्या का योग करेंगे। जैसे 2 और 3 है यहाँ, ठीक है। इसका योग करके c का मान कितना हो गया, c का मान हो गया आपका मान लीजिए 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो हल करेंगे 3 दूनी 5 और 5 चौके 20 और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a का गुणा हम करेंगे c से, ac हो गया और b का गुणा करेंगे हम c से, यहाँ पे हो जाएगा bc, ठीक है, प्लस bc। तो यहाँ पे भी चीज़ वही है, कर रहा है ac, a मतलब 2 और c का मान कितना आपका 4 और b का मान कितना है, b का मान आपका 3 और c का मान कितना है, c का मान है 4। देख लीजिए 4 दूनी की 8 और 4 3 12, 12 8 20 हो गया ना बराबर। तो देखिए यह क्या कहता है, योग का वितरण प्रगुण यह कहता है कि यदि a व b क्रमशः 3 पूर्ण संख्याएं हों जिसमें a और b यानी कि प्रथम 2 संख्याओं का योग करके तीसरी संख्या से अगर गुणा किया जाए तो प्राप्त मान
प्रथम संख्या और तृतीय संख्या के गुणनफल तथा द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। उम्मीद करता हूँ कि दो संख्याओं को पहली और दूसरी को जोड़ करके तीसरी संख्या से अगर हम गुणा करें तो जो मान मिलेगा वह पहली और तीसरी संख्या के गुणा करने पर प्राप्त मान और दूसरी और तीसरी संख्या के गुणा करने पर प्राप्त मान के योग के बराबर होगा। तो यह था आपका गुणा से संबंधित नियम। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम भाग क्या है। ठीक है, डिवीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम किनारे हट जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है भाग के बारे में। तो भाग के बारे में एक छोटी सी परिभाषा है कि गुणा करने के विरुद्ध अपनाई गई प्रक्रिया ही भाग कहलाती है। तो समझेंगे गुणा में क्या होता है। गुणा का मतलब है 5 गुणे 8 40। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम गुणा करके क्या कहते हैं उतना हम जोड़ते हैं। जैसे हमने कहा 5 गुणे 8 बराबर 40, यानी 5 को 8 बार जोड़ा गया है। ठीक है, 3 4 5 कितनी बार 2 2 4 2 6 2 8। 5 को 8 बार जोड़ के 40 किया गया है। यहाँ पे गुणा करके मान क्या है, मान में बढ़ोतरी की जा रही है। लेकिन अब बढ़ोतरी का ठीक होता क्या है, घटाव, घटोत्तरी। ठीक है, तो घटाव किया जाएगा। तो यही कहा कि गुणा करने की प्रक्रिया के ठीक विरुद्ध अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ही भाग कहलाती है। यानी कि गुणा करने में हम क्या करते हैं, गुणा करके बढ़ाते हैं मान, इसमें गुणा करके मान को घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी परिभाषा है या करके है किसी संख्या या अंक को एक या एक से अधिक बार घटाने की प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। यह भी परिभाषा सिंपल सी है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं 5 का भागा हम दे रहे हैं 40 में, 5 8 40। तो यहाँ पे जब काटते हैं, ये क्यों काटते हैं, ये इसीलिए यहाँ पे काटते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस करते हैं। माइनस का चिन्ह लगाते तो नहीं है, लेकिन घटाते ही हैं, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, नीचे काट देते हैं, या शून्य कोई लिख सकता है। तो यही कह रहा है कि किसी संख्या या अंक को एक या एक से अधिक बार घटाने की प्रक्रिया। ये संख्या क्या है, ये संख्या है 5। ठीक है, ये यहाँ पे अंक है, संख्या नहीं है। ठीक है, ये 5 अंक है, इसको 8 गुणा करके घटाने की प्रक्रिया है, यही भाग कहलाती है। ठीक है, ये भी सही है। और दूसरा यही था कि गुणा करने की प्रक्रिया के ठीक विरुद्ध अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ही भाग है। ये नॉर्मल सी परिभाषा हो गई। अब भाग के 3 पद होते हैं, नहीं 3 नहीं 4 हैं, शेषफल को भी लेंगे। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है, ये 4 पद इसके हैं। चारों पदों के बारे में समझ लेंगे। देखिए भाजक क्या है, जिसके द्वारा भाज्य को भाग दिया जाता है। अब जैसे हम यहाँ पे कर लिए 5 40 का उदाहरण देते हैं। ठीक है, 5 8 40, ये नहीं, यहाँ पर 48 कर देंगे, 48 भी नहीं करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 बार में करना पड़ेगा। यहाँ पे हम करते हैं, कितना कर दें, यहाँ पे हम करते हैं 41। तो आपको इस तरह से चारों दिखा देंगे ना, 41 कर देते हैं, तो यहाँ हुआ 40, 1 बच गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जिसके द्वारा भाज्य को भाग दिया जाता है, तो भाज्य को भाग दिया जा रहा है, यानी किसके द्वारा भाग दिया जा रहा है, 5 के द्वारा दिया जा रहा है। तो 5 क्या हो गया, यहाँ पे 5 हमारा हो गया भाजक। ठीक है, ये हमारा है भाजक। अगला है जो बीच में है, इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं भाज्य। भाजक भाज्य, यानी भाज्य कितना है, 41 हो गया। देखिए भाज्य क्या कर रहा है कि वह संख्या जिसका भाग किया जाता है, यानी जिसमें भाग दिया जाता है या जिसका भाग किया जाता है, वह क्या होता है, भाज्य होता है। यानी भाजक द्वारा जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। ठीक है, आगे भागफल। भाज्य को भाजक से विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं। यानी इसका इसमें भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, हम भागफल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है लास्ट में शेषफल। भाज्य में भाजक का भाग देने पर शेष बचा मान शेषफल है। यानी जो मान बच जाता है घटाने पर वही क्या होता है, वही हमारा शेषफल होता है। अब अगर हम कक्षा में बार हम पढ़ा रहे थे, बच्चों से हमने पूछा कि आप जो भाग के पद हैं उनको क्रम से बताइए। कोई बच्चा कहा शेषफल, भाज्य, भाजक, भागफल, ऐसे नहीं होता है। क्रम से अगर बताने कहा जाए तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेष।
भाजक भाज्य भागफल शेष, भाजक भाज्य भागफल शेष, इस तरह से आप क्रम को बताएंगे। तो यह तो हो गया भाग के पद, यह भी आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि सूत्र एवं तथ्य। सूत्र का मतलब क्या है? सूत्र का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कह दे कि भाज्य के बारे में बताइए कि भाज्य का कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे यह दिया हुआ है, ठीक है, यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, ये बीच वाला आपको पता नहीं है, या यहाँ पे मान लीजिए एक आपको शेष मान, किसी सवाल में आपको भाजक का मान दिया है, भागफल का मान दिया है, शेषफल का मान दिया है, ये वाला मान बीच का पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए सूत्र होता है आपका भाजक, नोट करते चलेंगे। ये हमारी जानकारी क्या करनी है? भाज्य की जानकारी करनी है। तो जब हमें भाज्य की जानकारी करनी है तो हम भाजक का गुणा करेंगे भागफल में, ठीक है, भाज्य गुणा करेंगे भागफल में, और भागफल में गुणा करके इसमें क्या जोड़ देंगे हम? शेषफल को हम जोड़ देंगे, ठीक है। यानी 5 गुणा करेंगे हम 8 में, ठीक है, और 8 में करने के बाद 1 को जोड़ें, 5 और 40 1 41, यानी यहाँ पे क्या होगा? 41 होगा। यह पहली परिभाषा, ये पहला सूत्र बन गया भाज्य का, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा देखेंगे जहाँ पर कि शेषफल न दिया रहे, ठीक है, या दूसरा परिभाषा अगर हम बात करें दूसरे सूत्र की, तो भाज्य में ध्यान समझेंगे, भाज्य कहाँ है? ये हमारा है, ठीक है, भाज्य। देखिए, अगर हम भाज्य में से अगर हम शेषफल को घटा देते हैं, ध्यान समझेंगे, यदि हमारा जो भाज्य है इसमें से हम शेषफल को घटा देते हैं, भाज्य माइनस शेषफल, तो ये जो मान होगा वह किसके बराबर होगा? यानी कि अगर भाज्य में से अगर हम शेषफल को घटा देते हैं तो ये जो मान हो किसके बराबर होगा? देखिए, भाज्य कितना था? 41, 41 में से अगर हम 1 को घटा देते हैं तो जो 40 आएगा ये किसके बराबर आएगा? तो यह 5 और 8 के गुणा करने के बराबर ही तो आएगा। तो 5 क्या है? 5 बार है भाजक, ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या है? यह 8 क्या है? भागफल, यानी भागफल, ठीक है। तो यानी कि कह रहा है कि अगर भाज्य में से हम शेषफल को घटाते हैं तो जो मान मिलेगा वह भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर मिलेगा। और अगला तथ्य, अब हम तथ्य की बात करेंगे। तथ्य क्या है? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा तथ्य यह है कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो वह संख्या ही हमें उत्तर में प्राप्त होती है। ये 5 मिला ना। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देंगे तो जो हमें मान होगा वह क्या होगा? वह सदैव वह संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद चौथा क्या है? चौथा फैक्ट ये है, नोट डाउन करते चलेंगे आप, लिखवाएंगे कि नहीं नहीं आपको अब, ठीक है। चौथा फैक्ट ये है कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो वह जो भागफल है वह सदैव क्या मिलेगा? आपको 0 ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो मान हमें क्या मिलेगा? सदैव 0 ही प्राप्त होगा। और उसके बाद 5वां तथ्य यह है भाग के संदर्भ में कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 ही आएगा। एक मतलब 1, संख्या 1 है, 5 से 5 भाग देंगे तो 1 बन जाएगा ना। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आएगा। तो यह आपके 3 तथ्य हैं जो कि सदैव सत्य हैं और 2 आपके सूत्र हो गए भाग से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ कि ये गुणा और भाग की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आगे हम क्लास में विभाज्यता के नियम की बात करेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। यानी कि विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से, 3 से, 5 से, 4 से, उसके बाद 9 से, 11 से, 13 से, 7 से कटने का नियम क्या है, इसी के बारे में अगली क्लास आपकी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।